Good morning students. Now in today's lecture we will see new point, that is energy stored in magnetic field. Energy stored in magnetic field, इसका मतलब क्या होता है देखिए. Consider a inductor coil. तो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल हम कंसिडर करते हैं. सो नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल एन. कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, लेट दिस इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल एंड टैप की. यहाँ पर ये सेल है और टैप की. ओके, तो देखिए जैसे हम यहाँ पर टैप की क्लोज करते हैं स्टूडेंट, वी नो दैट करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू सर्टन मैक्सिमम वैल्यू. जब करंट यहाँ पर इंक्रीजिंग होता है ग्रेजुअली, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना. तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड दैट ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ, है ना. अब इस इंड्यूस बैक ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होती है, टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, टू अपोज द चेंज इन करंट. ओके, देखिए जब हम टैप की क्लोज करते हैं तो करंट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू सर्टन मैक्सिमम वैल्यू. तो यहाँ पर सडनली इंक्रीज नहीं होता है, इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली. ओके, तो जैसे इंक्रीजिंग करंट होगा तो यहाँ पर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अराउंड द कॉइल. तो इसके वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल. तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम कॉइल, ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल. तो दैट इज नोन एज बैक ईएमएफ. और बैक ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होती है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर लेंस लॉ, टू अपोज द चेंज इन करंट, टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. देखिए यहाँ पर करंट इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीजिंग है, तो उसको ये बैक ईएमएफ अपोज करेगा. ओके, लेकिन यहाँ पर तो करंट इंक्रीज होना चाहिए, तो इस सोर्स ऑफ ईएमएफ को, मतलब सेल को, ओके, तो यहाँ से एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज करनी होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ बैक ईएमएफ, बिकॉज बैक ईएमएफ यहाँ पर करंट इंक्रीजिंग को अपोज करता है. तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज करनी होगी ना, कुछ वर्क डन करना होगा. तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज होती है अगेंस्ट द, to cancel the effect of back EMF, that energy or work done is stored in the form of magnetic field. So that is known as energy stored in magnetic field, right? तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन तैयार करना है, राइट स्टूडेंट. जैसे देखिए कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर करने के लिए हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया था. तो एनर्जी फार्मूला क्या था, हाफ CV², है ना, वो वाला फार्मूला था ना. देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ CV², वेयर C इज कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ओके, और U का मतलब यहाँ पर एनर्जी. वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है. ओके, सो दिस इज नोन एज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन तैयार करना है स्टूडेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. When tap key is closed, we know that current increases from 0 to maximum value. तो यहाँ पर 0 करंट होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, I होगी. तो करंट इंक्रीजिंग है. ओके, करंट जैसे इंक्रीजिंग होगा, करंट का मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज फ्लो हो जाएंगे ना, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. तो एक्चुअली बैक ईएमएफ इंड्यूस जो होता है तो चार्जिंग फ्लो को अपोज करता है. ठीक है, तो पहले यहाँ पर बैक ईएमएफ कितना होगा, देखिए E इज इक्वल टू माइनस L di/dt. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, नोन एज EMF इंड्यूस्ड, दैट इज ऑल्सो नोन एज बैक EMF बिकॉज विच अपोजेज द इंक्रीजिंग करंट. ठीक है, तो ये बैक EMF यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस L di/dt. नाउ करंट 0 टू I इंक्रीज होता है. ओके, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 तो करंट कितना होगा, 0 होगा. लेकिन इन टाइम dt, ओके, लेट करंट I फ्लोज थ्रू इट. तो करंट का मीनिंग क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो I इज इक्वल टू dq/dt. I is equal to dq/dt.
देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। ठीक है, तो इतना चार्ज यहाँ पर आफ्टर टाइम डी टी फ्लो होगा। तो जैसे ये चार्ज यहाँ पर फ्लो होगा तो ये बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। देखिए सीक्वेंस समझ में आ रही है ना आपको। जैसे करंट इंक्रीजिंग यहाँ पर फ्लो होगा तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड तैयार होगी। ओके, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स कैसी होगी, चेंजिंग होगी। तो इंड्यूस ईएमएफ होगा ना यहाँ पर, दैट इज बैक ईएमएफ टू अपोज द चेंज इन करंट। ओके, तो जैसे इन टाइम डी टी डी क्यू चार्ज यहाँ पर फ्लो होने की कोशिश करता है तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और ये बैक ईएमएफ उसको अपोज करता है। ओके, नाउ इसलिए फिर ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है इसको एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है टू फ्लो द डी क्यू चार्ज अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ। तो कुछ वर्क डन करना होता है। यस, तो स्मॉल वर्क डन टू मूव द चार्ज डी क्यू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। तो ये स्मॉल वर्क डन क्या होगा स्टूडेंट, देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके, तो हमें स्मॉल डी क्यू चार्ज यहाँ से फ्लो करना है अगेंस्ट बैक ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ई। ओके, और चार्ज कितना होगा, डी क्यू। तो ये वर्क डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ हमें करना होगा, इसलिए माइनस वर्क डन होगा स्टूडेंट, डी डब्ल्यू। ओके, देखिए हमें करंट कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करना है एंड 0 टू आई अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। ओके, सपोज इन टाइम डी टी स्मॉल चार्ज डी क्यू यहाँ पर फ्लो होता है, तो इसको फ्लो कराने के लिए एंड अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। ओके, तो हमें वर्क डन करना होगा। तो वर्क डन मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ को वर्क डन करना होगा, तो इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी ना। सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू, जनरल फार्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो वर्क डन टू फ्लो द चार्ज डी क्यू अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ बैक ईएमएफ, तो इसलिए वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, अब ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, माइनस यल डी आई बाय डी टी। ओके, वेयर यल इज, यल का मतलब क्या होगा, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस, बिकॉज यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन होता है ना। तो यल का मतलब इंडक्टेंस इनटू डी क्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, फिर यल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। ओके, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यल इंटू, देखिए डी क्यू बाई डी टी, पहले ऐसे लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी इंटू डी आई। सो देयरफॉर स्मॉल वर्क डन टू मूव स्मॉल चार्ज डी क्यू अगेंस्ट द बैक ईएमएफ इज इक्वल टू यल, देखिए डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी दैट इज करंट आई। ओके, इंटू दिस डी आई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट, स्मॉल वर्क डन। अब हमें क्या करना है कि 0 टू मैक्सिमम सर्टन वैल्यू आई तक करंट इंक्रीज करना है। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, देखिए टोटल वर्क डन in increasing current from 0 to maximum value। तो यहाँ पर इस तरह से जितने भी स्मॉल वर्डन्स होंगे उन सब की एडिशन या इंटीग्रेशन करना होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू मतलब यल आई डी आई। तो यहाँ पर 0 टू मैक्सिमम वैल्यू करंट आई तक हमें वर्क डन करना होगा। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर यल तो कांस्टेंट है, दैट इज इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर। ओके, यल इंटीग्रेशन आई डी आई, यल अब आई इंटू डी आई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए लिमिट क्या होगी 0 टू आई। तो ये होगा देखिए स्टूडेंट आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन और लिमिट 0 टू आई। तो आई इंटू डी आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वेयर बाई 2 होता है। ओके, डब्ल्यू इज इक्वल टू यल, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो इन ब्रैकेट देखिए आई स्क्वेयर, पहले वैल्यू रखते हैं आई स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 माइनस 0, तो ये क्या होगा स्टूडेंट फिर यल आई स्क्वेयर बाय 2, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू हाफ यल आई स्क्वेयर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इतना टोटल वर्क डन हमें करना होगा, किस लिए? टू इंक्रीज द करंट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू आई अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। इतना यहाँ पर वर्क डन करना होगा बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। सेल को इतना एनर्जी यहाँ पर एक्स्ट्रा देनी होगी। ओके, सो दिस वर्क डन नाउ स्टोर्ड in the inductor coil in the form of magnetic field. So this is known as magnetic field energy. Therefore magnetic field energy is given by, now it is denoted by capital U and suffix B. B इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी दैट इज UB इज इक्वल टू हाफ यल आई स्क्वेयर। तो स्टूडेंट ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है हमें। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बिकॉज वर्क डन जितना होगा टू इंक्रीज द करंट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, तो टोटल वर्क डन कितना होगा हाफ यल आई स्क्वेयर। ओके, सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। सो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज हाफ यल आई स्क्वेयर। ओके, तो देखिए यहाँ पर magnetic field energy is analogous, that is similar to the electric field energy that is stored in capacitor half CV square। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत सारे इक्वेशन सिमिलर देखिए, तो यहाँ पर भी हम डिस्कस करते हैं। और एक यहाँ पर इक्वेशन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, UE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज 8.85 10⁻⁻12। ओके, उसी तरह से इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी हम मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डिस्कस करने वाले। ओके, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन यल एंड आई स्क्वेयर, where L is constant, that is inductance of the coil, और I square मतलब current passing through it। Now देखिए solenoid, ये इंडक्टर कॉइल सिमिलर है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड मतलब क्या होता है? स्प्रिंग टाइप कॉइल होता है ना, जिसकी लेंथ होती है L। लेट द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इज L। तो दिस सोलिनॉइड इज सिमिलर टू इंडक्टर कॉइल। ओके, तो लेंथ L और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है स्टूडेंट, लेट दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज A। तो देखिए इंडक्टर हो या फिर सोलिनॉइड, यहाँ पर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट, वी नो दैट इट इज मोस्टली अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, अलोंग द एक्सिस ऑफ द, तो यहाँ पर जो एक्सिस होता है वहाँ पर ही ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मोस्टली। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड inside the solenoid और inside the inductor। okay, mostly कहाँ पर होती है? along the axis, because outside the inductor और outside the solenoid the magnetic field is negligible। because देखिए यहाँ से अगर magnetic lines of forces ओरिजिनेट होते हैं तो ये ओरिजिनेट होने के बाद क्या होते हैं, पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे in all direction। ओके, और फिर से along the axis पास होंगे। तो along the axis number of magnetic lines of forces are uniformly parallel to each other। ओके, बट जैसे ये बाहर की तरफ आते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो अगर एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं आउटसाइड द सोलिनॉइड और इंडक्टर, तो वहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक ही हो सकती है या मिनिमम। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बहुत ही निग्लिजिबल होता है। तो मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? अलॉन्ग द एक्सिस। ओके, चलिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A और लेंथ L। तो along this volume of the solenoid और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी स्टूडेंट। नो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हम निकालते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या होगा यहाँ पर, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू बी सफिक्स, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मतलब यू बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर कॉइल या फिर वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड। देखिए यहाँ पर यू बी इज इक्वल टू, अब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, हाफ यल आई स्क्वेयर, ओके, इनटू 1/, अब वॉल्यूम देखिए इस सोलेनोइड का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ यल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो वॉल्यूम होगा ए इंटू यल, राइट, और यू बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट यल बाय यल, इस तरह से लिखेंगे हम इसको, आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए। देखिए यल यहाँ पर लिखा है, तो यल बाय यल, कैपिटल यल बाय स्मॉल यल, कैपिटल यल का मतलब इंडक्टर है यहाँ पर, और स्मॉल यल मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है, ठीक है। तो देखिए फॉर वेरी लॉन्ग सोलेनोइड या इंडक्टर कॉइल, तो वहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं हम, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, ओके, वी रिमेंबर इट एज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर वेरी लॉन्ग सोलेनोइड इज गिवन बाय μ0 n स्क्वेयर ए, ये फॉर्मूला ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, वहाँ पर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, ओके। तो सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय μ0 n स्क्वेयर ए। व्हाट इज n, स्मॉल n का मतलब होता है कैपिटल N बाय यल, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। तो ये इक्वेशन, चलिए इस इक्वेशन को यहाँ पर रखते हैं हम, तो ये इक्वेशन होगा नंबर 5, पुट दिस वैल्यू ऑफ यल बाय यल दैट इज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ μ0 n स्क्वेयर ए, यहाँ पर पुट करते हैं, तो यू बी की वैल्यू क्या होगी फिर, अभी देखिए स्मॉल यू है यहाँ पर, स्मॉल यू बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ, देखिए यल बाय यल की जगह पर ये लिखना है हमें μ0 n स्क्वेयर ए, ओके, इनटू आई स्क्वेयर बाय ए, तो यहाँ पर देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, तो यू बी इज इक्वल टू हाफ μ0 n स्क्वेयर आई स्क्वेयर, ओके। तो ये एक फॉर्मूला तैयार होगा स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n का मतलब याद रखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ओके। और एक हमें इक्वेशन पता है, देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड along axis of solenoid, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर, B इज इक्वल टू μ0 n I, ये फॉर्मूला ना, B इज इक्वल टू μ0 n I। व्हाट इज μ0? μ0 इज नथिंग बट द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एयर, ये परमेबिलिटी कांस्टेंट है ना एयर का, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, ओके। तो ये फॉर्मूला है, तो इक्वेशन नंबर 6 में देखिए μ0 n I के जगह पर अगर हम B रखते तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ओके। तो चलिए यहाँ पर μ0 n I, तो μ0 है n स्क्वेयर है और I स्क्वेयर है, तो μ0 स्क्वेयर अगर होता तो यहाँ पर इसको हम B स्क्वेयर लिख सकते थे, चलिए इसको एडजस्टमेंट करते हैं, यू बी इज इक्वल टू हाफ इंटू μ0 डिवाइड बाय μ0। देखिए इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, μ0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ओके, और ये μ0 n स्क्वेयर आई स्क्वेयर, तो हाफ, ओके, μ0 यहाँ पर आएगा ये। अब देखिए न्यूमरेटर में μ0 स्क्वेयर n स्क्वेयर आई स्क्वेयर, दैट इज यू बी इज इक्वल टू 1/2 μ0 इन ब्रैकेट
म्यू जीरो एन आई ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते ना, देयरफॉर यू बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर म्यू जीरो एन आई मतलब बी, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जीरो, ओके, दैट इज हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू जीरो। ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 7। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या तैयार होता है, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू जीरो, वेयर म्यू जीरो इज परमेबिलिटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, राइट, और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस और एयर, और ए का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह से ये फॉर्मूला तैयार हुआ ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों फॉर्मूले सिमिलर है ना। देखिए जैसे यहाँ पर हाफ फैक्टर कांस्टेंट है, तो बी स्क्वायर मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्क्वायर, ओके, और डिवाइड बाय म्यू जीरो दैट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो होता है तो दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये दोनों फॉर्मूलेस सिमिलर स्टूडेंट, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला तैयार किया है, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इक्वेशन नंबर 7, दैट इज हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू जीरो, ओके स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर 2 एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ओके। नंबर 1 देखिए, अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 80 मिली हेनरी कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल इज। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, देखिए सिंपल एमसीक्यू है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब यल कितना दिया है 80 मिली हेनरी, तो इसका कन्वर्जन हेनरी में करना होगा, 80 × 10⁻³ हेनरी। उसके बाद करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल के लिए फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर। नो वी कैन डिनोट यू बी बाय जनरल सिंबल ई आल्सो, तो इसका मतलब ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर, है ना। तो यू बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। ना इसको हम कैपिटल ई से भी डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज ये यूजुअल सिंबल है ना, जनरली हम एनर्जी के लिए कैपिटल ई यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर स्टूडेंट हमें यूज़ करना है। तो ई इज इक्वल टू हाफ एल 80 × 10⁻³ इंटू करंट कितना है 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 80 × 10⁻² इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2, 2 × 2 = 4, ये -3 है ना यहाँ पर, हाँ। तो E इज इक्वल टू 80 × 2 160 × 10⁻³ जूल, ये इतना आंसर आता है, ओके। तो चलिए यहाँ पर 10⁻³ है, तो यहाँ का डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, तो 0.16 जूल। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू देखिए, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इज रिड्यूस्ड बाय 50% देन द एनर्जी इन कॉइल इज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखिए एनर्जी इन द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। जनरली एक ही कॉइल अगर होती है तो और करंट चेंज होता है तो इंडक्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो मोस्टली ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ओके। मतलब करंट और एनर्जी इन द कॉइल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इन द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। देखिए इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज रिड्यूस्ड बाय, मतलब करंट कम हुआ है, मतलब एनर्जी इन द कॉइल भी क्या होगी, कम होगी ना। तो ऑप्शन टैली करते हैं, विल बी इंक्रीज ना, देन द एनर्जी, ओके, यहाँ पर देन होना चाहिए, देन द एनर्जी इन द कॉइल विल बी इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा क्या,
नहीं होगा, बिकॉज ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो यहाँ पर करंट रिड्यूस होता है ना बाय 50%, हाफ करंट हो जाएगा, तो एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेकंड, विल नॉट चेंज, मतलब करंट हाफ करने के बाद भी कॉइल में से एनर्जी नहीं चेंज होगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं ना, बिकॉज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो फर्स्ट टू ऑप्शंस आर रॉन्ग। ओके, तो एनर्जी यहाँ पर करंट के साथ साथ डिक्रीज होगी। तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है देखिए, विल बी डिक्रीज बाय 20% और विल बी डिक्रीज बाय 75%, मतलब इसमें से एक आंसर होगा स्टूडेंट। देखिए एनर्जी तो डिक्रीज होगी, इनिशियल एनर्जी हम E1 कंसिडर करते हैं, माइनस E2 डिवाइड बाई E1, ओके, इनटू 100। तो ये यहाँ पर निकालना है, इन दोनों का मतलब यही होता है कि विल बी डिक्रीज्ड बाय, है ना, डिक्रीज्ड बाय मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल एनर्जी इनटू 100, बिकॉज परसेंटेज दिया है ना यहाँ पर। ओके, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी। चलिए पहले एनर्जी E1 इज इक्वल टू हाफ यल I1 स्क्वेयर, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, E2 इज इक्वल टू हाफ यल I2 स्क्वेयर, इंडक्टेंस उतना ही रहेगा, करंट चेंज होगा, ये इक्वेशन नंबर 2। लेकिन करंट I2 कितना है यहाँ पर देखिए, इफ़ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज रिड्यूस्ड बाय 50%, रिड्यूस्ड बाय 50% मतलब 100 माइनस 50% ऑफ I1, तो I2 इज इक्वल टू 50% ऑफ I1, इसका मतलब सीधा है ना I1 बाय 2, I1 बाय 2। देखिए 50% मतलब क्या होता है, 50/100, दैट मीन्स 1/2, तो 50% डिक्रीज होता है, मतलब हाफ करंट बचेगा यहाँ पर। तो A2 की वैल्यू क्या होगी फिर, हाफ यल I2 स्क्वायर मतलब I1 बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू हाफ यल I1 स्क्वायर बाय 4। तो E2 के लिए इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट फिर, हाफ यल I1 स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ओके, इंटू 1/4। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई E1 इंटू 100, ओके, इसकी वैल्यू निकालनी। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो E1 मतलब कितना, हाफ यल I1 स्क्वायर माइनस E2 मतलब क्या होगा, 1/4 इन ब्रैकेट हाफ यल I1 स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय E1 मतलब हाफ यल I1 स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए हाफ यल I1 स्क्वायर कॉमन निकलता है, इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/4, ओके, डिवाइडेड बाय दिस हाफ यल I1 स्क्वायर इंटू 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब 1 माइनस 1/4 मतलब क्या होगा, 4 इंटू 1 4 माइनस 1/4, ओके, इंटू 100, दैट इज 3/4 इंटू 100। तो ये कितना होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 25 4 100 होता है ना, तो ये 75%, मतलब कॉइल के अंदर जो एनर्जी होगी डिक्रीज बाय 75%, मतलब आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट, डी ऑप्शन होगा, राइट।